इतिहास भर में नेताओं ने अपने देश और खुद की आदर्शित छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और इसमें निस्संदेह नाजियों के नेता एडोल्फ हिटलर के नीचे नाजियों के बिना संदेह मास्टर थे। जर्मनी में नात्सीवाद एक राजनीतिक आंदोलन से कहीं अधिक था। यह जर्मन समाज के हर पहलू में खुद को बुनने और देश को अपने प्रचार के माध्यम से देखने की कोशिश करता था। मजबूत, उन्नत, समृद्ध और उनके अपने विकृत दृष्टिकोण से नस्लीय रूप से शुद्ध, बावजूद फिट और स्वस्थ लोगों के अनंत जुलूसों और शोरगुल के जो अपने आदर्श शरीर को प्रदर्शित कर नाजी जर्मनी को एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में चित्रित कर रहे थे, सच्चाई यह थी कि शीर्ष पर स्वास्थ्य मामले हमेशा विज्ञापित जैसे नहीं थे। न्यूज़रील्स और रिपोर्ट्स हिटलर को स्वस्थ जीवन शैली वाला दिखाती थी, परंतु सच्चाई यह है कि फ्यूरर ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ निरंतर संघर्ष किया। इस एपिसोड में हम हिटलर की स्वास्थ्य समस्याओं के इतिहास और उनके सहयोगी शक्तियों के साथ संघर्ष के दौरान उन पर पड़े प्रभावों की जांच करेंगे। साथ ही हम उनके द्वारा बीमारी और तनाव से निपटने के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के शहर ब्रानो am Inn में हुआ था, जो बाद में अलग अलग देशों में विभाजित हो गया, जिससे हिटलर जन्मजात ऑस्ट्रियाई बन गए। हिटलर का शुरुआती जीवन अस्त व्यस्त था और उनके पिता के साथ उनका रिश्ता टकरावपूर्ण था, क्योंकि दोनों समान रूप से हठी स्वभाव के थे। हिटलर के 11 साल की उम्र में उनके छोटे भाई एडमंड की खसरे से मौत ने उन्हें पहली बार बीमारी के खतरों से परिचित कराया, जिसका उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने मौत की बीमारियों, खासकर कैंसर का भय विकसित किया। 3 जनवरी 1903 को एडमंड के पिता की मौत के बाद उन्हें लगा कि वह कभी बूढ़ा नहीं होंगे। व्यक्तित्व के हिसाब से इन प्रारंभिक किशोर वर्षों के दौरान वह एक आत्मविश्वासी युवा पुरुष से एक अधिक संरक्षित व्यक्ति में बदल गए। उनका विशेषतः अकबबुला स्वभाव विकसित हुआ, जो अक्सर उनके गुस्से की ओर ले जाता था, जिससे वह कभी कभी थकान महसूस करते थे। इस समय हिटलर को एक्जिमा, विशेष रूप से उनकी टांगों पर, और पेट दर्द और कब्ज और दस्त के बदलते दौरों के संबंध में समस्याएं शुरू हुई। इन शिकायतों के साथ मिलकर उन्होंने काफी बदनामी से लगभग पुरानी अपच की पीड़ा सही। उन्होंने इन बीमारियों का कारण तनाव और संकट की अवधियों को माना, जो उन वर्षों में अक्सर थीं, खासकर जब उनके पिता अडोल्फ के भविष्य तय करना चाहते थे, जिसका वह विरोध करते थे और सज्जा का इंतजार करते थे। आधुनिक अनुसंधानकर्ता हिटलर की बीमारियों का कारण चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम और खराब आहार को मानते हैं, न कि केवल तनाव को। संभवतः यही कारण था कि हिटलर ने बाद में शाकाहारी भोजन अपनाया, हालांकि फ्यूरर के स्वास्थ्य का यह पहलू अन्य कई पहलुओं की तरह विवादास्पद है। 1937 से पहले ही यह जानकारी मिली थी कि वे मांस मुक्त जीवन जी रहे थे, विशेष अवसरों पर हैम या कैवियर के अलावा, जिसे 1942 तक रोक दिया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अक्सर अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जानवरों को भोजन के लिए कत्ल करने की क्रूर प्रथा का वर्णन करते हुए, ताकि वे अपने भोजन के लिए उन्हें बंद कर सकें। शाकाहारी होने के साथ साथ वह एक टीटोटलर भी थे। वे शराब पीने से इनकार करते थे। इस मुद्दे की उत्पत्ति पर विवाद है। कुछ का मानना है कि यह एक जानबूझकर निर्णय था, जबकि अन्य का कहना है कि उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया। लेकिन उनकी मिठाइयों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिटलर को कैंडी, केक और मीठी पाव में लिप्त होने के लिए जाना जाता था। एक सहायक ने याद दिलाया कि 1940 में नॉर्वे पर हमले की योजना बनाते समय हिटलर बार बार कॉन्फ्रेंस रूम छोड़कर अपने कक्ष में मिठाई खाने लगे थे। जब पूछा गया कि क्या वे भूखे हैं और क्या उनके लिए भोजन बनाना चाहेंगे, हिटलर ने इससे पहले समझाते हुए मना कर दिया, मेरे लिए मिठाई तंत्रिकाओं का सर्वोत्तम भोजन है। वे धूम्रपान और यौन अनैतिकता के खिलाफ थे, जिसे उन्होंने गंदा और अस्वस्थ माना। ये अन्य लाखों पुरुषों की तरह महान युद्ध में सेवा करने से हिटलर को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। 1914 में युद्ध शुरू होने पर 25 वर्षीय हिटलर ने ऑस्ट्रियाई सेना की शारीरिक परीक्षा में असफल होने के बाद
जर्मन सेना में शामिल होने की जल्दबाजी की। हिटलर रेजिमेंटल दौड़ने वाले के रूप में खाइयों और मुख्यालय के बीच संदेश लेकर जाते हुए कई बार घायल हुए, लेकिन हमेशा सेवा में वापस लौटे। युद्ध के अंतिम दिनों में उनकी गंभीर चोटें आईं, जब 15 अक्टूबर 1918 को ब्रिटिश गैस हमले से उन्होंने कुछ समय के लिए आवाज और नजर खो दी थी। एक महीने बाद पोमेरानिया के पासाउ वोल्क अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ करते हुए उन्होंने जर्मनी की अंतिम पराजय के बारे में जाना। उन्हें यह भी अच्छी तरह से पता था कि स्पेनिश फ्लू, जो यूरोप को तबाह कर रहा था, उनकी हाइपोकॉन्ड्रिया को उत्तेजित कर रहा था। हिटलर के चिकित्सा इतिहास की चर्चा बिना उस व्यक्ति का उल्लेख किए असंभव होगा जो उनके शासनकाल में फ्यूरर की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। हिटलर के पास कई चिकित्सक थे, लेकिन वह हमेशा डॉक्टर थियोडोर मोरेल की ओर मुड़ते थे। इसकी 1886 में जन्मे मोरेल एक प्राथमिक स्कूल अध्यापक के पुत्र थे। प्रशिक्षण पूरा कर लाइसेंस लेने के बाद वे जर्मन क्रूज जहाजों पर डॉक्टर बनकर काम करने लगे, लेकिन महायुद्ध के कारण यह करियर अचानक रुक गया। युद्ध में विरोधी सेनाओं को भी चिकित्सा सहायता प्रदान करना। कारागार सेवा में थोड़ी देर काम करने के बाद उन्होंने युद्ध के बाद बर्लिन चले गए और वहां एक प्रैक्टिस स्थापित की, जिसे उनकी पत्नी हन्नेलोरे मोहलर, एक सफल और धनी अभिनेत्री, ने अधिकांशतः फंड किया। मोहलर की प्रैक्टिस बर्लिन के कुछ उच्च वर्गों में काफी लोकप्रिय हुई। वह त्वचा व यौन रोगों के उपचार के लिए प्रसिद्ध थे, अक्सर कुछ अनौपचारिक तरीकों का प्रयोग करते थे। उनकी प्रतिष्ठा जर्मनी से परे फैल गई और करियर में उन्होंने रोमानिया के राजा और पर्सिया के शाह की व्यक्तिगत चिकित्सा टीमों में सेवा के प्रस्ताव ठुकराए। 1930 के दशक तक मोरेल की प्रैक्टिस से उन्हें एक राजसी आय मिली, जिससे उन्हें पत्नी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इस आय का अधिकतर हिस्सा यहूदी ग्राहकों से प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप मोरेल को खुद को कई बार नाजी आंदोलन के सदस्यों द्वारा एक यहूदी होने का आरोप लगाया गया। उनकी दिखावट को अक्सर उनके विकृत यहूदी विरोधी मनों में कुछ यहूदी विशेषताओं से जोड़ा जाता था। हिटलर के 1933 में सत्ता में आने के बाद मोरेल के गैर यहूदी ग्राहकों की संख्या कम हो गई। अपने व्यापार को बचाने के लिए उन्होंने नाजी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। यदि 1936 में भाग्य हस्तक्षेप नहीं करता तो मोरेल तीसरे राइख के दौरान बर्लिन के धनी लोगों का इलाज करते रहते। एक दिन उन्होंने हाइनरिक हॉफमन नामक फोटोग्राफर को अपने क्लिनिक में इलाज के लिए आते देखा। हॉफमन ने हाल ही में अपनी पत्नी से तलाक लिया और इससे जूझने के लिए उन्होंने शराब और ड्रग्स का सहारा लिया और गुप्त रूप से समलैंगिकता भी की। दुर्भाग्यवश इसने उन्हें सुजाकू से पीड़ित कर दिया था, जिसे ठीक करने में मोरेल की ख्याति थी, भले ही उनकी सफलता दर पर आधुनिक परीक्षणों ने सवाल उठाए हैं। हॉफमन ने माना कि वे ठीक हो गए थे और अपनी सराहना व प्रशंसा अपने नियोक्ता फ्यूरर अडोल्फ हिटलर को सौंप दी। उस क्रिसमस मोरेल्स को हिटलर और उनके समुदाय के साथ बर्गॉफ, हिटलर के पहाड़ी आश्रय में पार्टी का अनिवार्य निमंत्रण मिला। उत्सव के दौरान हिटलर ने मोरेल को अलग ले जाकर अपनी कुछ बीमारियों पर चिकित्सा राय ली। हिटलर ने मोरेल को अपने एक्जिमा प्रभावित पर पैर दर्द दिखाए और पेट दर्द, थकावट और अवसाद की शिकायत की। मोरेल ने फ्यूरर की जांच के बाद वादा किया कि वे 1 साल में उन्हें ठीक कर सकते हैं। उनकी सच्चाई से मनाने पर हिटलर ने उन्हें निजी चिकित्सक बनाया। मोरेल ने इस बार अनुरोध मान लिया, जिससे नाजी जर्मनी में उनकी स्थिति चरम पर पहुंची, भले ही उनकी पत्नी इसका विरोध करती रही। मोरेल ने सीखा कि हिटलर के आंतरिक वृत्त एक सांपों के घोंसले जैसा था, जहां हर कोई उसके कान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। कई शीर्ष नाजी सदस्यों ने मोरेल की अपरंपरागत तकनीकों की आलोचना की, या तो उनकी व्यक्तिगत नापसंदगी के कारण या फ्यूरर के प्रति वास्तविक चिंता के कारण। हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन को डॉक्टर के प्रति गहरी नापसंदी होने के लिए जाना जाता था। वास्तुकार अल्बर्ट स्पीयर ने उन्हें अप्रशंसात्मक तरीके से वर्णित किया, जैसे बहुत मोटे, गंजे, गोल चेहरे, गहरी आंखें, निकट दृष्टि चश्मे, बालों वाले हाथ और छाती। एक शराब और धूम्रपान नहीं करने वाले व्यक्ति की भूख उसके पेट जितनी बड़ी होती है जिसकी वह दृश्य और श्रव्य अभिव्यक्ति देता है।
हिटलर के करीबी लोगों ने उसके बारे में कुछ भी सोचा हो, लेकिन फ्यूरर स्वयं उसकी सेवाओं, खासकर उसके रासायनिक मिश्रणों पर काफी निर्भर हो गया था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बीमारियों के लिए फार्माकोलॉजिकल उपचार चिकित्सा पेशे का एक उभरता हुआ क्षेत्र था। शहर के बाजारों में घरेलू पोषण बेचने वाले ठगों के दिन लद गए, जो गंजेपन से लेकर कैंसर तक के लिए चमत्कारी इलाज का दावा करते थे। वास्तविक विज्ञान ने ऐसी दवाएं और गोलियां बनाई जो कई डॉक्टरों जैसे मोरेल को अपने रोगियों में स्पष्ट परिणाम देने वाली लगने लगी। रोगी बीमार होने पर एक विशेष तेल की आवश्यकता वाली मशीनों जैसे दिखने लगे। उस समय डॉक्टरों को अपने उपचारों के अत्यधिक उपयोग के खतरों को पहचानने का पर्याप्त अनुभव या ज्ञान नहीं था। हिटलर ने मोरेल से न केवल कई इंजेक्शन गोलियां और मौखिक दवाएं प्राप्त की, बल्कि फ्यूरर के डॉक्टर ने उन्हें यह मानने के लिए राजी किया कि यही उनकी बीमारियों का इलाज करने का एकमात्र तरीका था। इस प्रकार हिटलर अक्सर मोरेल की सलाह को टाल देते थे और उन्होंने जो दवाएं वह मानते थे कि उन्हें किसी भी दिए गए समय पर चाहिए, उनकी मांग शुरू कर दी। फ्यूरर के स्वभाव और विरोधियों का डर का मतलब था कि मोरेल ने उनके अनुरोधों को शायद ही कभी मना किया, जिससे डॉक्टर को फ्यूरर के निजी दवा विक्रेता की भूमिका में कम कर दिया गया। मोरेल द्वारा हिटलर को दी गई दवाओं की सीमा पर चिकित्सा इतिहासकारों के बीच विवाद जारी है। उन दवाओं में से जिन्हें ध्यात है कि उन्हें नियमित रूप से प्रदान किया गया था, सबसे ध्यान देने योग्य मेथाम्फेटामाइन है, ताकि फ्यूरर को उनके हजारों भक्तों के लिए उनके उच्च ऊर्जा भाषणों के लिए आवश्यक बढ़ोतरी मिल सके। मेथाम्फेटामाइन एक व्यापक वर्ग के मनोत्तेजक यौगिकों के सदस्य है, जिसे एम्फेटामाइन कहा जाता है, जो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है, जिससे उपयोगकर्ता को उत्साहित, उत्तेजित और सतर्क महसूस होता है। लेकिन इसमें पारानोया, भ्रम, बढ़ी हुई आक्रामकता और नियंत्रण हटाने जैसे दुष्प्रभाव भी शामिल हैं। आज इसका दवा के दुरुपयोग करने वालों द्वारा काफी उपयोग किया जाता है और इसे इसकी क्रिस्टलीय दिखाई देने के लिए क्रिस्टल मेथ के नाम से अधिक आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। यदि फ्यूरर को सुबह जागने में परेशानी होती थी, तो मोरेल कोरामिन का इंजेक्शन देता था, जो एक अन्य केंद्रीय तंत्रिका उत्तेजक है। पहले से ही अनिद्रा के दौरों से पीड़ित उसके सिस्टम में संचारित हो रहे सभी उत्तेजकों ने हिटलर की योग्यता को पर्याप्त रूप से आराम करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बेशक मोरेल के पास इसका उत्तर भी होना चाहिए था। मोरेल उसे ब्रोमनर वेसेट, एक ब्रोमाइड/बार्बिट्यूरेट्स ट्रैंक्विलाइजर या अन्य बार्बिट्यूरेट्स देते थे, ताकि उसकी नसों को शांत कर सके, जिसे अच्छे डॉक्टर ने उसकी नींद की कमी का मुख्य कारण माना। जेन मोरेल ने कहा कि सेडेटिव्स लेने के बाद फ्यूरर को किसी भी हाल में परेशान नहीं करना चाहिए, जो बाद में हिटलर का खुद का आदेश बन गया। इस निर्देश का अर्थ था कि हिटलर की सुबह डी-डे 6 जून 1994 को देर से हुई, जिससे नॉर्मंडी के संघीय आक्रमण के प्रति जर्मन प्रतिक्रिया में देरी हुई। मोरेल के पास हिटलर के लिए काफी औषधियां थीं, जो अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से विश्वास करते थे, भले ही उनके विश्वसनीय सहायक उन्हें समझाने की कोशिश करते। हिटलर को गैस के लिए मोरेल ने उन्हें नियोबालिस्टोल नामक विषैला पदार्थ दिया, जो प्रतिबंधित था। फिर भी मोरेल इसे प्राप्त कर नाजी जर्मनी के सर्वोच्च नेता को दे पाया। इसके बाद हिटलर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिप मोरेल हिटलर को उपचार देने वहां थे, जिससे हिटलर को यह समझाया गया कि केवल मोरेल ही उन्हें उनकी बीमारियों से राहत दे सकते हैं, जिसकी वे इच्छुक थे। हिटलर ने उसे सुपरमैन के रूप में संदर्भित किया, लेकिन जर्मन लुफ्तवाफे के प्रमुख हरमन गोरिंग जैसों के लिए उसे हेयर राइच इंजेक्शन मास्टर कहा जाता था। 20 जून 1940 को हिटलर और उनकी तीसरी राइच ने फ्रांस पर विजय प्राप्त कर असंभव को संभव कर दिखाया। हिटलर बहुत खुश थे और मानते थे कि यूरोप में उनका एकमात्र बचा प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन जल्द ही शांति चाहेगा, जिससे उनका नया साम्राज्य सुरक्षित होगा। इसी दौरान फ्यूरर को एक नई, अधिक गंभीर समस्या चिंतित करने लगी। उनके करीबी लोगों ने, जिनमें उनके कई जनरल और एडमिरल शामिल थे, जिनसे वह नियमित रूप से युद्ध की प्रगति पर चर्चा करते थे, उनके बाएं हाथ में एक अजीब कंपन देखी। शुरुआत में यह लगभग कुछ नहीं था,
परंतु आगे चलकर इसकी आवृत्ति और गहनता बढ़ने लगी। यह हिटलर को पार्किंसन रोग होने का प्रारंभिक संकेत था। पार्किंसन रोग एक ऐसी स्थिति है जहां मस्तिष्क के कुछ हिस्से धीरे धीरे वर्षों में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पार्किंसन का कारण मस्तिष्क के सबस्टांशिया निग्रा हिस्से में नस कोशिकाओं की कमी है, जिससे डोपामीन नामक रासायनिक यौगिक कम होता है। डोपामीन शरीर की गति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है और इसकी कमी पार्किंसन रोग के कई लक्षणों का कारण बनती है। नस कोशिकाओं की कमी का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन इसके लिए जिम्मेदार है। हिटलर मोरेल द्वारा दी गई दवाओं का सहारा लेकर जिस तरीके से वे सबसे परिचित थे, उसी से जूझते रहे। हिटलर को दी गई अजीब और अपरंपरागत दवाएं अक्सर अप्रकटित कारणों के लिए शामिल थीं। टॉपिकल कोकेन, इंजेक्टेड एम्फेटामिन, ग्लूकोज, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। मुर्रेल को स्ट्रिचनाइन और एट्रोपिन मिश्रण, सीमिनल वेसिकल्स निकाल और कई विटामिन तथा टॉनिक्स से बनी एक तैयारी देने के लिए जाना जाता था। हालांकि मुर्रेल के पास पार्किंसन को रोकने के लिए कुछ नहीं था और कई चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि मुर्रेल द्वारा दवाओं की मात्रा बढ़ाने से फ्यूरर पर बीमारी का प्रभाव और तेज हो सकता था। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, हिटलर के कुछ अधिक अनियमित व्यवहार को भी उन्हें दी गई कुछ दवाओं के कारण बताया गया था। पैरानोया मेथेम्फेटामाइन का एक जाना माना साइड इफेक्ट है, जो मोरेल द्वारा हिटलर को उनके कम मूड के दौरान दिया जाता था। युद्ध के विनाशकारी अंत की ओर बढ़ने के साथ हाइपोकोंड्रियाक हिटलर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। इससे उनकी मोरेल पर निर्भरता और बढ़ गई, जबकि उन्हें इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सीधे सोचने के लिए मोरेल के प्रभाव से मुक्त होने की आवश्यकता थी। फिर भी उन्होंने सिर्फ मोरेल में असीम विश्वास नहीं रखा, बल्कि उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि जो कोई भी उनसे सवाल करता है वह सक्रिय रूप से फ्यूरर के खिलाफ काम कर रहा है। मार्च 1945 में अपनी मृत्यु से कम एक महीने पहले हिटलर को कहते हुए सुना गया, उद्धरण, अगर मेरे पास मेरा वफादार मोरेल नहीं होता तो मैं बिल्कुल ही निकाल दिया जाता। और वे मूर्ख डॉक्टर उसे हटाना चाहते थे। उन्होंने यह सवाल कभी नहीं पूछा कि मोरेल के बिना उनका क्या होगा। हिटलर अपने बड़े ढीले कपड़ों और बायां हाथ जेब में रखकर युद्ध के अधिकतर समय अपनी पार्किंसन बीमारी को छिपा पाते थे ताकि कंपकंपी न दिखे। 1944 में जब हिटलर अनजाने में अपने जीवन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, तो ऐसा करना कठिन होता जा रहा था, खासकर उनके निकटतम परिवार से। अल्बर्ट स्पीयर ने अपनी स्मृतियों में लिखा कि 1944 में हिटलर एक बूढ़े व्यक्ति की तरह सिकुड़ रहे थे। उनके अंग कांपते थे, वह झुके हुए चलते थे और उनके कदम घसीटते थे। उनकी वर्दी, जिसे पहले वे ध्यान से साफ रखते थे, अब उनके कांपते हाथों से खाने के दाग लगे थे। उनका दाहिना हाथ इंगित करता है कि 1944 में उन्हें द्विपक्षीय पार्किंसनिज्म था। उदाहरण समाप्त। 16 जनवरी 1945 को हिटलर बर्लिन स्थित अपने बंकर में वापस हटने के लिए विवश हुए, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। मोरेल और उनकी दवाएं साथ गईं, लेकिन प्रतिस्थापन करना और भी कठिन हो रहा था, खासकर जब सोवियत लाल सेना ने शहर और रक्षकों को घेर लिया। इस प्रकार फ्यूरर ने एक स्पष्टता के क्षण में यह समझा कि वह केवल एक नशीली दवा के आदी हो गए थे। कथित तौर पर उन्होंने मोरेल को बुलाया और अपने हस्ताक्षर वाले गुस्से में चले गए, जिसमें उन्होंने घोषणा की, उद्धरण, आप मुझे पूरे समय अफीम दे रहे थे। बंकर से बाहर निकलो और मुझे अकेला छोड़ दो। उद्धरण समाप्त। मोरेल ने उनमें से अधिकांश दवाओं के साथ अप्रैल 21, 1945 के थोड़ी देर बाद बंकर छोड़ दिया। हालांकि मोरेल की पकड़ से मुक्त होने से स्थिति केवल खराब हुई। हिटलर को अपनी क्षमताओं को कमजोर करने वाले विनम्र लक्षणों से जूझना पड़ रहा था, जबकि वह और उनके जनरल सोवियतों के हाथों निश्चित पराजय के खिलाफ रक्षा का प्रयास कर रहे थे। वह अब भी मोरेल द्वारा वर्षों तक दी गई कुछ दवाएं लेता रहा, पर अब वे वर्नर हास्से या उनके निजी सेवक हाइंज लिंगर द्वारा दी जाती थी।
उन अंतिम दिनों में हिटलर की दशा एक दशक पहले न्यूरेमबर्ग रैलियों में उनकी छवि से एकदम विपरीत थी। यह विरोधाभास उनके पतन को दर्शाता था। कई वर्षों की बीमारी, खराब आहार, युद्ध की बिगड़ती स्थिति से परेशानी और मोरेल द्वारा दी गई दवाओं और विषाक्त पदार्थों के मिश्रण ने उसके शरीर को भारी नुकसान पहुंचाया था। जर्मन खुफिया अधिकारी गेरहार्ड बोल्ट ने हिटलर के फ्यूरर बंकर में फ्यूरर के साथ एक बैठक का रिकॉर्ड किया, जो बर्लिन के ढहते हुए अवशेषों के नीचे स्थित था। वह अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए मुझे एक अजीब, भेदने वाली नजर से देखते हैं। उनका हाथ मिलाना कमजोर और मुलायम होता है, बिना किसी ताकत के। उनका सिर थोड़ा हिल रहा है। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो यह मुझे और अधिक प्रभावित करने लगा। उनका बायां हाथ उनकी ओर ढीला और कांपता हुआ लटक रहा है। उनकी आंखों में एक अनिर्वचनीय झिलमिलाती चमक है, जो एक भयावह और विकृत प्रभाव पैदा कर रही है। उनका चेहरा और आंखों के आसपास के हिस्से थकान का एहसास कराते हैं। उनकी सभी गतिविधियां एक बुजुर्ग व्यक्ति की सी होती है। अडोल्फ हिटलर के भ्रांत और पार्किंसन रोग से पीड़ित मस्तिष्क को भी मजबूरन सत्य स्वीकारना पड़ा कि मौत निकट थी, सोवियत सैनिकों द्वारा, जो निश्चित रूप से उनके शरीर को नष्ट कर देंगे और उसे वैसे ही प्रदर्शित करेंगे जैसे कम्युनिस्टों ने इटली में उनके सहयोगी मुसोलिनी के साथ किया था। इसलिए उन्होंने परिस्थिति को नियंत्रित करने और दुश्मनों के बजाय खुद के हाथों मरने का निर्णय लिया। अप्रैल 1945 में हिटलर और उनकी नववधु इवा ब्राउन ने बंकर में अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने अपने शव को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया ताकि उन्हें पहचाना न जा सके। उनके दीर्घकालिक रोगी की आत्महत्या के समय तक मोरेल 945 के अप्रैल 23 को शहर से अंतिम उड़ानों में से एक पर बर्लिन से भाग चुके थे। मई 1945 में लगभग एक महीने तक फरार रहने के बाद उसे अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी पूछताछकर्ताओं को उससे सवाल पूछना पसंद नहीं था। उनकी गंदगी विशेष रूप से खराब मानी जाती थी। एक तीव्र गंध उनका पीछा करती थी, जो उनके जीवन की विशेषता थी, जैसा कि कई प्रमुख नाजियों ने अपनी पूछताछ के दौरान खुलासा किया। डॉक्टर इस समय स्वयं को खराब स्वास्थ्य और अत्यधिक मोटापे के कारण ध्यान में रखा गया था। हिटलर के नजदीकी के बावजूद संयुक्त युद्ध अपराध न्यायालयों को उसकी दोषी होने का कोई सबूत नहीं मिला कि वह अन्य नाजी डॉक्टरों के आरोपित अपराधों का दोषी था, और इसलिए उन्हें न्यूरेमबर्ग याचिकाओं के दौरान कभी चार्ज नहीं किया गया। कई वर्षों तक अपने शरीर का दुरुपयोग करने के बाद उनका स्वास्थ्य टूट गया और वह 26 मई 1948 को केनर्सी अस्पताल में मर गए। हिटलर का स्वास्थ्य अभी भी काफी बहस का विषय है। हंटिंगटन रोग से लेकर यौन रोगों तक कई बीमारियों से नाजी फ्यूरर के ग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है। इन बीमारियों का इस्तेमाल हिटलर के जीवन काल में उनके व्यवहार और फैसलों की व्याख्या करने के लिए किया गया है। शायद यह मानने में थोड़ी सी सांत्वना हो सकती है कि यह शारीरिक बीमारियां थीं, जिन्होंने केवल एक आदमी से आने वाली बुराई को भागीदारी में लाया।